जफर बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम जो बात करने जा रहे हैं NIOS के सेकेंडरी क्लास के TMA के बारे में, जिसका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 10th का सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको TMA की एक फाइल बनानी होती है जो आपको अपने AI सेंटर पर या फिर अपने डैशबोर्ड पर ऑनलाइन अपलोड करना होता है, जिसमें आपका थ्योरी का 20% मार्क्स कैरी करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हर क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं आपको करने के लिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में A और B पार्ट दिया होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा पार्ट हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने लिया है B पार्ट। B पार्ट क्या कहता है? सुनील ने कार को धूप में खड़ा कर दिया और सुरक्षा हेतु उसके दरवाजे एवं शीशे पूर्ण रूप से बंद कर दिए। कुछ समय के बाद कार के दरवाजे खोलने पर उसे यह महसूस होता है कि कार के भीतर का तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा बहुत अधिक था। समझाइए कि ऐसा ऊष्मा के किस प्रभाव के कारण हुआ। यदि कार को सफेद कपड़े से ढक दिया जाए तब उस कार के आंतरिक तापमान में कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि हाँ तो कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण भी स्पष्ट करना है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिखना है। हमें आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। सूरज की रोशनी में इंफ्रारेड रेडिएशन कांच से होकर गुजरते हैं और कार के इंटीरियर को गर्म करते हैं। इस बार और कार के अन्य आंतरिक हिस्सों से निकलने वाले विकिरण कांच के बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अंदर फंसी गर्मी इंटीरियर के तापमान को बढ़ा देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार के इंटीरियर में उत्सर्जित होने वाला धैर्य की तुलना में कम इसलिए अंदर उत्सर्जित होने वाले तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य वाले सूरज से आने वाले अवरक्त विकिरण के लिए कांच पारदर्शी होता है और लंबे तरंग दैर्घ्य के होते हैं, जिसके लिए कांच अपारदर्शी होता है। तो दूसरा जो पॉइंट लिखा था, सफेद कपड़े सूरज की गर्मी को बहुत कम शोषित करते हैं और इसका रंग सफेद कपड़े से ढकने पर भी कार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की ओर हम चल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने B ही पार्ट लिया है। वैज्ञानिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16 परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में चुनते हैं। कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। यहां से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान का 1/16वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया था, क्योंकि इस इकाई ने अधिकांश तत्वों के द्रव्यमान को पूर्ण संख्या के रूप में दिया था, इसलिए वैज्ञानिक भी प्राकृतिक रूप से इसे ही चुनते हैं। यहां तक का आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की ओर लेकर चल सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, मैं आपको बता दूं। एक जीवाणु कोशिका तथा एक अन्य पादप कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और केवल उन भागों को रेखांकित कीजिए जो इन कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ भेजते हैं। अब रेखा चित्र बनाना है आपको, लेकिन बनाना किसका है? एक जीवाणु कोशिका का बनाना है, एक पादप कोशिका का बनाना है। ये आप नेट पर भी देख लीजिएगा। एक जीवाणु कोशिका, एक पादप कोशिका। चित्र बनाइए नेट पर देखकर। उसमें लिखना है इन कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने वाले भाग माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, नाभिका और कोशिका भित्ति है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में करना है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अमृता अपने घर के समीप के वर्गाकार बगीचे के मध्य में बैठी हुई है, जिसका परिमाण 48 मीटर है। इस बगीचे के बाईं ओर एक सड़क है, दूसरी ओर एक इमारत है। कुछ बच्चों के द्वारा पटाखे जलाए जाते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बगीचे में बैठी अमृता को इस पटाखे की प्रतिध्वनि सुनाई देगी या नहीं? कारण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट करना है। ठीक है, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। वर्ग का बगीचे का परिमाण 48 मीटर है, अतः वर्गाकार बगीचे की भुजा 48/4 = 12 मीटर है।
ठीक है, इस नंबर 1 लिख लिया आपने। नंबर 2 लिखेंगे, अमृता बगीचे के पीछे बैठी है, इसलिए गली से 6 मीटर दूर बैठी है, जहां पटाखे जलाए जा रहे हैं और प्रवर्तक भवन से 6 मीटर दूर है। नंबर 3, ध्वनि तरंगों को परावर्तित किया जा सकता है, ध्वनि तरंगें बड़ी से परिवर्तन उत्पन्न करती है। नंबर 4, बड़ी बाधा से ध्वनि तरंगों के परावर्तन के फलस्वरूप ध्वनि सुनाई देती है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। नंबर 5, यदि परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि के साथ विलीन हो जाती है तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है। नंबर 6, एक प्रतिध्वनि को एक अलग ध्वनि के रूप में सुनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। नंबर 7, हमारे कान में किसी भी ध्वनि की अनुभूति 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। नंबर 8, इसे सुनने की दृढ़ता कहा जाता है। यदि एक समयांतराल के भीतर प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो मूल ध्वनि और इसके ई को में अंतर नहीं किया जा सकता। नंबर 8, प्रतिध्वनि सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि से समाप्त होने के 0.1 सेकंड के अंतराल के बाद कान तक पहुंच जाए। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चल सकूं। ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5वें का हमने ए पार्ट लिया है। निम्न कथनों को तथ्यों के साथ साथ स्पष्ट कीजिए। अब क्या है इस क्वेश्चन में? उसने कुछ तथ्य दिए हैं, जैसे कि हमारे पॉइंट है ये 4 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट दिए हैं, जिन 4 पॉइंटों को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नंबर 1 क्या है? विभिन्न प्रकार के बिजली संयंत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के टरबाइन का निर्माण होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। नंबर 2, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन क्रिया को नियंत्रित करना नितांत आवश्यक है। नंबर 3, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को नवीकरण ऊर्जा कहा जाता है। नंबर 4, सौर फोटोवोल्टिक सेलों का उपयोग करके MW से MW तक ऊर्जा का उत्पन्न संभव है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी है। अब इसका आंसर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते ताकि हम आंसर की ओर चल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। 5वें का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के बिजली सही संयंत्रों के लिए टरबाइन का निर्माण अलग अलग होता है। यह इसलिए क्योंकि टरबाइन को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे ताप विद्युत संयंत्रों में भाप टरबाइन का उपयोग किया जाता है, जबकि जल विद्युत संयंत्रों में जल टरबाइन का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट लिखना, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में एक नियंत्रण श्रृंखला प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप तापीय ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। यदि प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जो खतरनाक हो सकती है, क्योंकि प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न न्यूट्रॉन विखंडन के माध्यम से अधिक परमाणुओं का निर्माण करता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5वें का 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चल सकूं। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 और 4। पॉइंट 3 और 4 क्या कहते हैं? पॉइंट 3 है, पनबिजली ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का नवीकरण ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि वह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और उन्हें बार बार पुनर्जीवित या फिर से भर दिया जा सकता है। इनके अत्यधिक उपयोग से भी ये कभी नष्ट नहीं होंगे। 3 पॉइंट पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पॉइंट देखते हैं। यदि बिजली की आवश्यकता मेगावाट में है तो सौर पैनल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कोशिकाओं को एक साथ सामूहिक कृत्य किया जाता है, फिर आवश्यक विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में सौर पैनल संख्या में और समान अंतर में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उपयोग करके MW से MW तक ऊर्जा का उत्पादन करना संभव है। यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेकर चल सकूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। मैं हमेशा से हर वीडियो में अपने आपको बोलता आ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बुक में मिलता ही नहीं है। यह आपको अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्वेश्चन को बनाना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट लिया है जो है ए। अपने निकट क्षेत्र में जाओ, निम्नलिखित सामान एकत्र करें। तांबे के तार, सल्फर, एल्युमिनियम शीट, लोहे की कील, आयोडीन क्रिस्टल और निम्नलिखित के उत्तर देने। जैसे उसमें पॉइंट पूछे थे, इसमें भी पॉइंट पूछे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर।
छठे का ए का पहला पॉइंट, एकत्रित सामानों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करना है पहले। तो हमारी धातु कौन कौन सी है? तांबे के तार, एल्यूमिनियम शीट और लोहे की कील धातु है। अधातु कौन कौन सी है? सल्फर और आयोडीन क्रिस्टल आदि अधातु है। क्वेश्चन नंबर छठे का पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट नंबर 2 को। खैर पॉइंट ये पॉइंट है, लोहे की कील पर भूरी परत होती है, इस कारण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है लोहे की कील Fe है और नीला कॉपर सल्फेट CuSO4 है। जब इसमें कील रखी जाती है तो Fe कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है और फेरस सल्फेट बनाता है जो हरे नीले रंग का होता है, और कॉपर नाखूनों के चारों ओर जाओ को विस्थापित करता है जिसे लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पॉइंट में। इसे लिखने के बाद चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या पूछा है इन्होंने? उष्मा के सुचालक धातु की सूची बनाइए और सुचालकता को परिभाषित कीजिए। उष्मा के सुचालक धातु है एल्यूमिनियम शीट, तांबे के तार और लोहे की कील आदि। ठीक है, ये आपके सुचालक हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर को नेक्स्ट परिभाषित करेंगे हम। ये आ गया यहाँ पर सुचालक की परिभाषा। चालकता उस आसानी का माप है जिसे एक विद्युत आवेश या उष्मा किसी पदार्थ से गुजर सकती है। एक कंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो विद्युत प्रवाह या तापीय ऊर्जा के प्रवाह को बहुत कम प्रतिरोध देती है। सामग्री को धातु, अर्धचालक और इंसुलेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर गया खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। चलिए चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ये आपको कुछ नहीं करना, बस समीकरण ऐसी की ऐसी ही लिख देनी है, बात खत्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलेंगे। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है? H2O के साथ धातुओं की अधिक अभिक्रियाओं को लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इज इट और ऐसी की ऐसी ही आप अपनी कॉपी में इसको पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका टीएम में बनकर तैयार है। 10th क्लास का साइंस का आपका टीएम में बनकर तैयार है। आप इसे सुंदर अच्छी राइटिंग में बनाइए और अपने AI सेंटर पर या अपने डैशबोर्ड पोर्टल पर जाकर अपलोड कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टीएम के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।